Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your English teacher and today we are going to start chapter number 1 from book 8. Okay, so let's go through the content section and we will see how many chapters are in this book. So this is our content section and there are almost 10 chapters and there is one poem and then lesson and a poem and then lesson. They have categorized these all chapters in that way, a poem and then a lesson. Here is another detailed contents in which they have shown unit and then themes, okay, and then comprehension, working with words, learning about language, listening and speaking and composition. यूनिट में है हमारा के नाम क्या है, थीम्स में फिर है द वर्ल्ड अराउंड अस, उसके बाद फिर कंप्रीहेंशन में है अ पोएम अबाउट द वंडर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ नेचर रेदर देन कि किस हिसाब से है वो पोएम, फिर उसके बाद फिर वर्किंग विद वर्ड्स में है वर्ड सर्च और फिर एडजेक्टिव हमें ग्रामर में पढ़ेंगे, लिसनिंग स्पीकिंग और राइटिंग के हिसाब से भी इन्होंने चीज़ें दी हैं, फिर राइटिंग अ पोएम के हिसाब से इन्होंने इस तरीके से पूरा डिटेल्ड कंटेंट बनाया है ताकि वो हमें समझने में हमें पढ़ने में आसानी हो। अब उसके बाद फिर हम आ जाते हैं। सो द नेम ऑफ अवर चैप्टर इज़ व्हेन आई हेयर द लर्न एस्ट्रोनॉमर। अब इसकी मीनिंग ये है कि जब मैंने एक बहुत ही माहिर एस्ट्रोनॉमर को सुना था। सो बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर लेट्स नो समथिंग वी नो अबाउट द पोएट जिसने ये पोएम लिखी है। हम उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कि इन्होंने बुक में हमें पोएट के बारे में क्या बताया है। अबाउट द पोएट के बारे में पोएट के बारे में कि जिसने ये पोएम लिखी है वो कौन था और क्या था या फिर उसने कितने और वर्क किए हैं वो हम देख लेते हैं। वॉल्ट व्हिटमैन, पोएट का नाम क्या है, वॉल्ट व्हिटमैन। 1819 में वो पैदा हुआ था और उसके बाद फिर 1892 में उनकी डेथ हो गई थी। वर्कड एज अ जर्नलिस्ट, वो जर्नलिस्ट थे, अ टीचर भी थे एंड अ गवर्नमेंट क्लर्क भी थे। His major work, Leaves of Grass, was a volume of poems that he kept adding to throughout his life. उसका जो मेजर वर्क है, जो बहुत बड़ा वर्क है, वो है लीव्स ऑफ ग्रास, जो कि एक पोएम्स की वॉल्यूम है। इट मीन्स उसमें बहुत सारे पोएम्स मिले हुए हैं और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी उसी पे काम करते रहे। His style broke away from conventional poetry and some of his poems seem very close to prose in their style. जो एक रिवायती तरीका था पोइट्री का, इन्होंने हमेशा उससे हट के पोएम्स लिखी हैं जो कि कभी कभार प्रोज के अंदाज में भी होते हैं। ही रोट इन फ्री वर्ड्स, वो फ्री वर्ड्स के हिसाब से लिखते थे। अब इन्होंने ये जो यहाँ पे चीज़ लिखी है फ्री वर्ड्स, ठीक है, एंड ऑल्दो ही डिड नॉट इन्वेंटेड इट इज़ नॉन एज द फादर ऑफ फ्री वर्ड्स। उन्होंने इन्वेंट नहीं किया, ठीक है, लेकिन फिर भी वो फादर ऑफ फ्री वर्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। अब ये फ्री वर्ड्स क्या है, जैसे कि जब हम पोएम्स पढ़ते हैं तो पोएम्स में कुछ ना कुछ ऐसे रिदम होती है, राइम होता है, इस हिसाब से चीज़ें होती हैं कि लास्ट वर्ड से मैच होता ही दूसरा वर्ड भी इसी हिसाब से एंड होता है। जैसे कि अगर हम बोलें कि लास्ट वर्ड में पेन है तो दूसरे सेकंड लास्ट में टेन आ जाता है, फिर फैन आ जाता है, इस हिसाब से एक राइम बन जाती है ना। तो इस पोइट में इनकी पोएम्स में कोई राइम नहीं होता था, कोई ऐसा रिदम नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो एक पोएम के हिसाब से था। वो एक इस कैटेगरी के पोएम्स को फ्री वर्ड्स कहा जाता है और हमारे पोइट को वॉल्ट व्हिटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्ड्स कहा जाता है। व्हिटमैन कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन पोइट और इन्हें बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बाअसर अमेरिकन पोइट भी माना जाता है कि उसकी हमेशा ही पोएम से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं अपने पोएम के। लेट्स सी कि हमारी पोएम जो है वो हमें क्या बताती है। पोएम को स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा ये समझ लें कि ये जो पोइट्री है इसकी एक लाइन से मीनिंग निकालना मुश्किल होगा, ठीक है। तो जब हम इसके 2 या 3 लाइन्स पढ़ेंगे तो फिर हमें उसकी मीनिंग और ज़्यादा समझ में आने लगेगी कि पोइट हमें बोलना क्या चाह रहा है। अब ये जो पोएम है वो किस चीज़ के बारे में है, वो ये है, इसका ग्राउंड जो है वो ये है कि एक बॉय है, वो एक
लेक्चर रूम में बैठा हुआ है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि लेक्चर रूम में 19वीं सेंचुरी के ज़माने में लेक्चर रूम में ऐसे लोग बैठते थे और फिर जो भी माहिर होते थे वो अपने हिसाब से उन चीज़ों पे डिस्कस करते थे। अब भी होता है ऐसे ही बहुत सारी जगहों पे। सो वो एक लेक्चर रूम में बैठा हुआ है और वहाँ पे एस्ट्रोनॉमर जो है, साइंटिस्ट जो है, वो उन्हें स्टार और मून्स के बारे में बता रहा है। अब वो उन चीज़ों को सुनकर क्या फील करता है और वो क्या करता है, वो तमाम चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से डिफ़ाइन की गई हैं। पोइट के थॉट बताए गए हैं, पोइट की फीलिंग बताई गई हैं। पोइट खुद को बयान कर रहा है एज अ बॉय समझ के कि वो एक लेक्चर रूम में है और इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ रहा है। पोएम के शुरू में यहाँ पे लिखे हैं वर्ड्स टू नो, अल्फाज जो आप पढ़ना चाहें, समझना चाहें, सीखना चाहें। एस्ट्रोनॉमर, ये वो अल्फाज है जो नीचे इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके माना इनको यहाँ पे लिखे हुए हैं कि एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर का मतलब अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट हु स्टडीज स्टार्स, मून, प्लैनेट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। एस्ट्रोनॉमर साइंटिस्ट को बोलते हैं जो स्टार, मून, प्लैनेट्स और बाकी जो स्पेस में हैं ऑब्जेक्ट्स उनके बारे में स्टडी करते हैं, उन्हें एस्ट्रोनॉमर बोला जाता है, जो कि माहिर होते हैं इस काम में। उसके बाद है लर्नड, वेल एजुकेटेड, बहुत माहिर आप समझ लें। यूजुअली रिटन एज लर्न एंड प्रोनाउंस्ड विथ 2 syllables, learn and then ed. Here it is pronounced as 1 syllable to reflect an ordinary person's way of speaking. अब यहाँ पे जो है इन्होंने learn लिखा है, जबकि ये 2 अलग अलग हैं, लाइक LEARNED, लर्न। हकीकत में स्पेलिंग ये है, ठीक है, लेकिन इसको इस तरीके से लिखा गया है, एक syllable बनाया गया है, एक अल्फाज बनाया गया है, क्योंकि ये एक वे ऑफ स्पीकिंग के हिसाब से बताया गया कि पर्सन जो है जब वे ऑफ स्पीकिंग होता है तो इस हिसाब से बोलते हैं। फिर है लेक्चर्ड। लेक्चर्ड के माना क्या है? अ लेक्चर इज़ अ टॉक और प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट। लेक्चर क्या बोलता है? एक लेक्चर होती है, एक टॉक होती है, एक बात करना होता है, या फिर एक प्रेजेंटेशन होती है किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर। लेक्चर रूम क्या है? इन द 19th century people often went to listen to talks by experts on a range of subjects. These were held in public rooms or in community halls. 19th century में क्या होता था कि पीपल जो है वो जाते थे, सुनते थे और बात करते थे एक्सपर्ट से अपने उन सब्जेक्ट्स के बारे में जिनमें उनको तमाम ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। तो वो 19th सेंचुरी में ऐसा होता था कि वो उनके पास जाते थे या फिर वो उन्हें लेक्चर देते थे। कहाँ पे? पब्लिक रूम में या फिर कम्युनिटी हॉल में। फिर जो भी उनके सवाल होते थे वो उनसे बात करते थे या एक्सपर्ट उन्हें बताते थे कि ये नई चीज़ें हैं जो उन्होंने सीखी हैं। उसके बाद फिर वर्ड है मिस्टिकल। मिस्टिकल का मतलब है हैविंग और इंस्पायरिंग और फैसिनेशन, मीन्स दिलचस्प या दिलचस्पी से भरा हुआ। उसके बाद फिर वर्ड है प्रूफ्स। प्रूफ्स का मतलब है एविडेंस, शाहिदियाँ, दैट अ मैथेटिकल इक्वेशन इज़ ट्रू, कि जैसे कि जो भी मैथेटिकल इक्वेशन है वो बिल्कुल सही है, कि हाँ भाई प्रूफ हो गया, कि हतमी फैसला है कि अब ये जो चीज़ है वो प्रूफ हो गई एंड ये बिल्कुल सही है। अब हम आ जाते हैं अपने पोएम पे। लेट्स सी के पोएट हमें क्या बोलते हैं। When I heard the learned astronomer, जब मैंने माहिर एस्ट्रोनॉमर को सुना, when the proofs, the figures were ranged in columns before me, और उसके बाद जब proofs और figures और फिर कॉलम में ऐसे सजाए गए, when I was shown the charts and diagrams to add, divide and measure them, जब मुझे चार्ट, डायग्राम दिखाए गए कि ऐड करो, डिवाइड करो, मेजर करो इन्हें। When I sitting here the astronomer where he lectured with much applause in the lecture room, और जब मैं वहाँ पे एस्ट्रोनॉमर को सुन रहा था लेक्चर रूम में और लोग उन्हें तालियों के साथ उनके लेक्चर को सुन रहे थे। How soon, unaccountable, I became tired and sick, और मैं वहाँ पे अनअकाउंटेबल मीन्स जिसको काउंट ना कर सकें बहुत बार, आई बिकेम, मैं टायर्ड एंड सिक हो गया, मैं बहुत थक गया सुनते सुनते, ऐसा समझ लें। टिल राइजिंग एंड ग्लाइडिंग आउट आई वेंडर्ड ऑफ माई सेल्फ, और फिर मैं वहाँ से बाहर निकल आया, मतलब लेक्चर रूम से बाहर। इन द मिस्टिकल मोइस्ट नाइट एयर एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम लुक्ड अप इन परफेक्ट साइलेंस एट द स्टार्स, और फिर वहाँ पे बाहर एक यहाँ पे मंज़र पेश कर रहा है कि वहाँ पे एक मिस्टिकल, एक दिलचस्प, एक बहुत ही हसीन एक नाइट एयर थी, रात की हवा थी। मोइस्ट मीन्स जैसे घिम बोलते हैं ना, इस तरीके से। और वक्त के साथ साथ
लुक्ड अप इन अ परफेक्ट साइलेंस एट द स्टार, स्टार की साइलेंस को वो महसूस कर रहा था. सो व्हाट वाज पोएट ट्राइंग टू से इन दिस? पोएट क्या करना चाह रहा था? बेसिकली पोएट हमें क्या बताना चाह रहा था अपने इस पोएट्री के ज़रिए? सो इन द पोएम Whitman conveys his beliefs. Okay, what kind of beliefs? That in the limits of using science to understand nature, rather Whitman suggests one needs to experience nature for true understanding. Okay, instead of measuring it. The poem is an example of Whitman's characteristic of free verse. Understand? It means poet जो है what he is trying to do? He is trying to saying us, he is trying to told us that कि हमें जो है वो एक्सपीरियंस करना है उन तमाम चीज़ों को जो हमारे आसपास हैं. हम इक्वेशन के ज़रिए पढ़ रहे हैं, हम फिगर्स के ज़रिए पढ़ रहे हैं, बट वी हैव टू एक्सपीरियंस दिस थिंग्स, एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ द स्टार्स. इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो रूम में बैठा हुआ था वो बोर हो रहा था स्टार्स से. उसको स्टार्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तभी वो लेक्चर अटेंड करने आया था. लेकिन उसको उन स्टार्स की साइलेंस, उसकी खूबसूरती, वो जो बाहर थी उसके ज़्यादा नेचर से उसको ज़्यादा मोहब्बत थी. सो दैट वाज द पोएम. बहुत छोटी सी पोएम है लेकिन उसमें बहुत कुछ है सीखने को, समझने को. एंड आई होप कि आपको ये पोएम समझ आ चुकी होगी. और ये एक फ्री वर्स, इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्री वर्स. यू कैन सी कि यहाँ पे कहीं पे भी राइमिंग थिंग, नथिंग इज राइमिंग इन दिस पोएम. इट्स अ फ्री वर्स. एंड इस वर्स में यही है कि लेक्चर रूम में बैठा हुआ है, चार्ट्स फिगर्स सब देख रहा है, एस्ट्रोनॉमर उसे बता रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं, लेकिन वो इन तमाम चीज़ों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो रहा है, सिक हो रहा है. वो बाहर जाता है, वो नेचर को देखता है, वो ब्यूटी को देखता है और वो उसे एडमायर करता है कि हाँ ये है असल ब्यूटी, ये है असल स्टार्स, कि हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए उन चीज़ों को. दैन वी नो, दैन वी विल बेटर लर्न अबाउट दीज थिंग्स. सो दैट वाज द पोएम. And that was the meaning of that poem, and I hope you guys learn a lot about it. And if there is anything that you want to ask, if there is any problem that you want to ask, please write down in comment section. Comment section में मुझे बता दें. मेरे WhatsApp नंबर पे भी मुझे सेंड कर सकते हैं आपके प्रॉब्लम्स, एंड मैं कोशिश करूँगी कि आपको आंसर दे सकूँ उन तमाम चीज़ों के. टेक केयर स्टूडेंट्स. आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. अल्लाह हाफिज़.